नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्येंद्र पर सिनेमा से जुड़ी अपने साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होती रहनी चाहिए। आज इस कड़ी में हम एक बार फिर लौट रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो रह रह करके सिनेमा, समाज, राजनीति तीनों से जुड़ा हुआ है, और वो है कैसे आज की जो राजनीति है, कैसे जो आज का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, उससे तालमेल बिठाता हुआ सिनेमा जो है हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें एक बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इस तरह की फिल्में जो सरकार की जो सोच है, या जो सत्ताधारी पार्टी है, या जो सत्ताधारी समूह कहना चाहिए, उसकी जो सोच है, उसकी विचारधारा से मिलती जुलती जो जो कहना चाहिए कामकाज है, कार्यप्रणाली है, उस पर आधारित फिल्में बन रही हैं, या इतिहास को उसके आधार पर जो है व्याख्यायित करते हुए, उसको एनालाइज करते हुए जो फिल्में बन रही हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसा एक सिनेमा बन रहा है और बढ़ रहा है। ये पिछले 10-11 सालों में, जब से ये मौजूदा सरकार आई है शासन में, केंद्र में, तब से हमने देखा है कि सिनेमा का एक हिस्सा उस तरह की फिल्में बना रहा है। हिंदी सिनेमा में खास तौर से ऐसी प्रवृत्ति देखी जा रही है जो कहीं ना कहीं जो सरकारी सोच है, वो राजनीति के बारे में हो, इतिहास के बारे में हो, वो धर्म के बारे में हो, संस्कृति के बारे में हो, देशभक्ति के बारे में हो, राष्ट्रवाद के बारे में हो, उस सोच को कहीं ना कहीं मूर्त आकार देती हुई फिल्में जो है वो लगातार बन रही हैं, बढ़ रही हैं। और उसमें ऐसा देखा जाता है कि जो विपक्षी सोच थी, यानी जो विपक्षी दल हैं आज की तारीख में, मान लीजिए कांग्रेस है या अन्य पार्टियां हैं, तो उनके खिलाफ या उनको कहीं ना कहीं चिढ़ाते हुए या उन पर व्यंग करते हुए, उनको नकारात्मक तौर से चित्रित करते हुए फिल्में बन रही हैं। इसी कड़ी में एक नई फिल्म की आहट जो है वो इन दिनों काफी तेज है, जिस पर चर्चा शुरू हो गई है। वो फिल्म है द बंगाल फाइल्स। पश्चिम बंगाल की राजनीति को केंद्र में रखकर बनाई गई फिल्म है। विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिन्होंने की कश्मीर फाइल्स से काफी नाम कमाया, उससे पहले वो ताशकंद फाइल्स बना चुके थे, लेकिन कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म बनी जिसने की कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो जघन्य कहना चाहिए कि व्यवहार हुआ था, जिस तरह से हत्याकांड हुए थे, उसको लेकर के जो उन्होंने फिल्म बनाई, और उसमें जिस तरीके से उस पूरी घटना को दिखाया गया, उसके बाद से लगातार एक ऐसी धारा सिनेमा की बढ़ती चली जा रही है जिसमें कि हम देखते हैं कि समकालीन इतिहास को या इतिहास से जुड़ी घटनाओं को आज की राजनीति के नैरेटिव के हिसाब से पेश करने की कोशिश की जाती है। तो बंगाल फाइल्स भी उसी कड़ी में एक फिल्म मानी जा रही है, और इस फिल्म को लेकर के अभी विवाद भी शुरू हो गया। हालांकि उसका ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ है। ट्रेलर जो है, उसके ट्रेलर पर ही ये कहा जा रहा है कि ये खास तरह से जो है बंगाल की छवि को पेश कर रहा है, और जो बंगाल की मौजूदा राजनीति है, तृणमूल कांग्रेस जो कि वहां की सत्ताधारी पार्टी है, उसकी राजनीति पर प्रहार करते हुए, और वहां की धार्मिक सांस्कृतिक जो एक पहचान है, या जो एक कहना चाहिए उसको लेकर के जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, उस पर यह फिल्म कहीं ना कहीं अपने ढंग से एक व्याख्या करती है। तो आज हम इसी फिल्म के बहाने, यानी इससे शुरुआत करते हुए, हम प्रोपेगेंडा सिनेमा की जो एक टेंडेंसी है जो लगातार बढ़ती जा रही है, हम पहले भी प्रोपेगेंडा सिनेमा पर बात कर चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है कि कोई एक ऐसी फिल्म आती है जो अपनी तरह से समाज में, राजनीति में और सिनेमा की दुनिया में एक नई चर्चा छेड़ देती है, नया विश्लेषण शुरू कर देती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए कुछ खास विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर इरा भास्कर हैं, जीएनयू में सिनेमा स्टडीज पढ़ाती थी और कई किताबें लिख चुकी हैं सिनेमा पर, जानी मानी सिनेमा विश्लेषक हैं। प्रोफेसर जबरी उमर पारख साहब हैं, आप भी हिंदी में लगातार सिनेमा पर लिख रहे हैं, कई दशकों से कई किताबें लिख चुके हैं। हमारे साथ शिबा असलम फहमी साहिबा हैं, जो कि पत्रकार हैं, सांस्कृतिक सामाजिक विषयों पर टिप्पणीकार हैं, और अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि जाने माने फिल्म समीक्षक हैं, दर्शकों से फिल्म समीक्षा कर रहे हैं। हमारे साथ फरीद खान साहब हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पटकथा लेखक हैं, और फिल्मों में, धारावाहिकों में, ओटीटी सीरीज में अपना जो उनकी पटकथाएं हैं उनके साथ वो संलग्न है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बातचीत की शुरुआत आज इरा जी और शिवा जी दोनों बहुत समय बाद हमारे कार्यक्रम में आई, मैं इन दोनों से शुरू करना चाहूंगा। शिवा जी, पहले आपसे शुरू कर देते हैं। ये जो बंगाल फाइल्स जिसका मैंने जिक्र किया,
तो बात सिर्फ बंगाल फाइल्स की नहीं है, लेकिन चूंकि बंगाल फाइल्स एक नया कहना चाहिए एक नई कड़ी जुड़ गई है, तो जिस तरह से इस फिल्म का ट्रेलर आया है, और ट्रेलर अगर आपने देखा हो या हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा, तो वो अंदाजा लगा लेंगे कि किस तरह से ये फिल्म जो है इसको बनाने की कोशिश की गई, किस विचारधारा के तहत, किस सोच के तहत। तो क्या सबसे पहले तो मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा, ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी के बारे में आप क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया अमिताभ साहब, और दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत देर बाद मुलाकात हो रही है सिनेमा संवाद के दर्शकों से। सबसे पहले ये कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री जो काम कर रही है, उसमें सबसे ज़रूरी होता है कामयाबी का फॉर्मूला, और अग्निहोत्री साहब एक बार उस कामयाबी को चख चुके हैं, तो उनको लगता है कि ये रिपीटेबल है। बहुत सारी फिल्में रिपीट हुई, अच्छी बुरी हर तरह की, उसमें उसी कड़ी में मैं इसको देखती हूँ। अगर अग्निहोत्री साहब को ये यकीन हो कि वो इसको ये कामयाब नहीं होगी और इसको सोशली रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, तो वो इसको ये काम नहीं करते। लेकिन अभी उनको यकीन है नफरत के एजेंडे पर, इसलिए वो ये काम करना चाहते हैं। तो इसमें एक तो अर्थ है, कैपिटल है जो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, तो ये उनको गारंटी लगता है। एक चीज, दूसरी बात ये कि सोशल रिकॉग्निशन जो समाज में स्थापित होने की जो महत्वाकांक्षा है कि ठीक है, हम अगर उतना ना भी कमा पाए, लेकिन समाज में अपने हिंदू समाज की सेवा करते हुए मैं दिखूंगा, तो ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है जो हमारे सारे मीडिया टीवी न्यूज चैनल्स पर पहले ही चल रहा है। उसी को एक दूसरी तरह से पैकेज करके अग्निहोत्री साहब ला रहे हैं। ये सभी फिल्मों की एक खास बात ये है कि ये कहती है कि ये सच्ची घटनाओं पर या जो घटनाक्रम हुआ है उस पर बनी है, लेकिन ये कभी भी सच्चाई पर स्टिक नहीं करती हैं, और अक्सर लोग माफी मांगते हुए दिखते हैं। आपने देखा कई फिल्में ऐसी आई जिसमें शुरुआत में ही, पहले हफ्ते में ही लोगों ने माफी मांगी है। उसमें अभी छावा आई थी, उसमें भी माफी मांगी डायरेक्टर ने, और कई फिल्में हैं जिसमें माफिया मांगी गई। एक फिल्म में तो डायरेक्टर ने कह ही दिया केरला फाइल्स के बारे में कि नहीं, वो 3 महिलाओं का केस था, हमने 33,000 उसको बना दिया था, और ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक तो ये कि सच्चाई को सबसे पहले तिलांजलि दी जाती है, सच क्या होता है। लेकिन मैं इसके थोड़ा सा साइको एनालिसिस करना चाहूंगी, अगर आप मुझे इसकी इजाजत दें। और वो ये कि देखिए, ये हर वो चीज भारत में जो जिसका कोई भी ताल्लुक विदेश से है, चाहे वो कोई पहचान हो, चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे वो कोई खाना हो, चाहे वो कोई विचार हो, हर चीज का विरोध इस समय हो रहा है। मतलब खुद अपने आप में संविधान का विरोध इस देश में हो रहा है, डेमोक्रेसी का विरोध हो रहा है, टू मच डेमोक्रेसी कहा जा रहा है, या आप खान पान मोमो तक का विरोध ही देश कर चुका है। तो खान पान, रहन सहन, कपड़ा, भाषा, हर चीज का विरोध जब जो भारत की अपनी नहीं है या इसी धरती में उठती नहीं है, ऐसे में वो सारे किरदार इतिहास के, उनको सिर्फ इस तरह देखा जा रहा है कि वो सिर्फ भारत के दुश्मन थे। जो भी विदेशी आक्रमणकर्ता आए, चाहे वो तैमूर हो, चाहे वो उसके बाद के हो, चाहे वो अंग्रेज हो, वो आर्थिक कारणों से आ रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ बसे और इसी मिट्टी को अपनी मिट्टी बना लिया, और यही उनके बच्चे पैदा हुए, यही की बेटियों से उन्होंने शादियां करके और अपना खानदान आगे बढ़ाया। उस ये सारी बातें छोड़ दीजिए, एक खास तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सबसे पहले आरएसएस ने भारत के लोगों में ये भरा कि विदेशी हम पर हमलावर रहे, हमें जीतते रहे, हम उनसे हारते रहे, हम गंवाते रहे, और वो राज करते रहे। तो आरएसएस ने और लेफ्ट ने दोनों ने मिल करके ये एक फ्रेमवर्क बनाया था कि विदेशी हम हमसे इतर थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो मुगलिया दौर है, वो मुगलिया दौर हिंदू राजाओं के साथ मिलके वो राजपूत मुगलिया दौर है, या और भी इसी तरह की जो घटनाएं हैं। खुद महाराज शिवाजी का भी अगर आप काल देखेंगे, तो वहां पर भी उनके सिपह सलार से लेके उनके यहाँ सब मुसलमानों की भरमार रही। ऐसा नहीं है कि मुसलमान सब शब्द से वहां नफरत है। वो मुगल एक बादशाह दूसरे बादशाह से लड़ रहा था, और शिवाजी महाराज ने हिंदू बादशाहों के ऊपर भी हमला, हिंदू राजाओं पर भी हमला किया, और ये सारी कहानी, लेकिन इसको छुपा दिया जाता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक इतिहास जिसको आप लगातार क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, जिसको आप लगातार ये कहना चाह रहे हैं कि वही हमारे दुर्दिन थे, उसकी वजह से आज हम उतने इंटीरियर हैं जितने हैं आज, तो ये बड़ा आसान है ये पूरा रचना अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को रिड्यूस करके, आत्महीन जो हीनता का भाव है उसको इस्तेमाल करके कि भाई हम तो बेचारे थे, लेकिन अब हमारा समय आया है, अब हम बदला ले रहे हैं। तो जो आज की नफरत है उसको जायज ठहराने के लिए 300 साल 500 साल में पीछे जाने की जो मजबूरी है, क्योंकि आज के अब्दुल और जुम्मन से तो किस बात का बदला लेंगे, वो तो कहीं है नहीं, वो तो पीएम डीएम सीएम जीएम चपरासी कहीं नहीं है। तो अब वो 300 साल पुराना बदला लेने के लिए ये फिल्में जो बनाई जा रही हैं, इसमें
सिर्फ वही विदेशी वो है, बेकसूर है, जिसने किसी वजह से भारत के लिए अपनी, या तो वो हार गया हो या उसने कुर्बानी दी हो। हर वो इंसान जो नॉर्मल है, लेकिन वो सरहद की उस पार से, और आज की सरहद, मतलब आज की, अगर चाइना थोड़ा और अंदर कर जाएगा तो थोड़ा और सरहद अंदर आ जाएगी। तो आज की जो सरहद है, अखंड भारत की मैं बात नहीं कर रही, उस सरहद के अंदर की ही चीज है जो जायज है, बाकी हर चीज नाजायज है। उसकी मौजूदगी, उसका एहसास, उसकी याद, हर चीज है। तो पॉलिटिक्स ऑफ मेमोरी जो है, यहाँ पर मैं उसको लाना चाहूंगी। जो पॉलिटिक्स ऑफ कलेक्टिव मेमोरी के ऊपर खेला जा रहा है, क्या हम याद रखेंगे और उस याद में किससे प्यार करेंगे, किससे नफरत करेंगे, किसको बचाएंगे, किसको उजाड़ेंगे, ये वो दौर है। और सिनेमा, जो जो लोग थियोरी नहीं जानते हैं, जो लोग उस शब्दावली को नहीं जानते, गूढ़ शब्दावली को, उनके लिए सिनेमा सबसे आसान तरीका होता है। उनको कविता, गाना, मारपीट के दृश्य या इमोशनल, उनको इमोशनली हाईजैक करके ये सब समझाया जा सकता है। तो मेरी ओपनिंग रिमार्क यही है। बहुत शुक्रिया अमिताभ साहब। बहुत शुक्रिया। आपने आपने बहुत तरह की बातें कही हैं इसमें, और आपने जो मौजूदा सोच है सिनेमा को, उसमें उसका जो एक अर्थतंत्र है, उसका जो एक राजनीतिक महत्व है, और खासतौर से जो आपने ये बात कही कि राजनीतिक महत्व या कहना चाहिए समाज में महत्व मिल जाएगा, जो फिल्मकार हैं वो सोचते हैं, तो हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं सच भी होता दिखता है। क्योंकि विवेक अग्निहोत्री ने जब फिल्म बनाई थी कश्मीर फाइल्स, तो उसको जिस तरह से सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने जिस तरह से प्रमोट किया, और जिस तरह से उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उस फिल्म को, उसको देखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया, बाकायदा छुट्टियां लेकर के लोग देखने जाएं, ऐसी व्यवस्था की गई। तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ये एक नैरेटिव। ईरा जी, आपके पास आता हूँ। जो बात शिवा जी ने कही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो एक प्रोपेगेंडा का नैरेटिव है, हम देखते हैं कि खास तौर पर एक जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसका जिक्र शिवाजी ने भी अपने तरीके से किया है, कहीं ना कहीं उसको फायदा पहुंचाने के लिए होता है। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जैसे बंगाल फाइल्स आई है फिल्म, ये जो इसका ट्रेलर आया है, बंगाल में अगले साल चुनाव होने, पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने विधानसभा के। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां जो है ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हर सारे पैंतरे अपना रही है। बहुत समय से उनके खिलाफ जो है तमाम तरह का माहौल बनाया जा रहा है। चुनाव में लड़ करके आप जीत जाएं वो एक अलग बात है, वो आपको आजादी है, होना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह से वहां एक धार्मिक उन्माद पैदा करके या एक समुदाय के खिलाफ माहौल बना करके जिस तरह से काम कर, और उसमें सिनेमा को भी हथियार बनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। शीबा जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो जो बातें उन्होंने कही हैं, मैं थोड़ा फिल्म की तरफ जाती हूँ। जो फिल्में बनी हैं और जिस तरह से इन फिल्मों का प्रोडक्शन हुआ है, खास करके विवेक अग्निहोत्री, अगर आप विवेक अग्निहोत्री को देखें तो वो शुरू से जो जो फिल्में उन्होंने बनाई हैं, फ्रॉम बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम ऑनवर्ड्स, वो सारे सत्ताधारी जो मेन गवर्नमेंट, जो भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसकी आइडियोलॉजी को लेकर बनाई। ठीक है, चाहे अब जैसे बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, और फिर वो एक और फिल्म आई थी, उनकी नहीं, बट आई थिंक किसी और की फिल्म थी, जेएनयू, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, जो जेएनयू जी जी जी, सारी फिल्में हैं, उसमें या तो मुद्दा नक्सलाइट्स पर अटैक है, और जेएनयू जैसा यूनिवर्सिटी है जो इनको ऐसे फोर्सेस को, ऐसी शक्तियों को पनपने का अवसर देता है, which is completely false narrative। मैं जेएनयू में पढ़ाई हुई हूँ, सो मुझे पता है। या कश्मीर, नाउ कश्मीर, ये बंगाल फाइल जो थी पहले दिल्ली फाइल्स थी, इसका नाम पहले दिल्ली फाइल्स था। और ये दिल्ली फाइल्स जो शुरू में जब ये अनाउंस हुई थी ये फिल्म, इट वाज अबाउट सपोज्ड टू बी अबाउट द दिल्ली राइट्स, एंड जिसमें कि बेचारे हिंदुओं को इतना अटैक हुआ है वाला आइडियोलॉजी को लेके था। फिर आप पार्टी लॉस्ट इन द इलेक्शन, दिल्ली इलेक्शन, तो उन्होंने सोचा कि शायद इसकी जरूरत है, उसको बंगाल कर दिया। कहते तो हैं कि दिल्ली से सब कुछ होता है वगैरह, लेकिन अगर आप देखें तो ये फिल्म जो है वो कश्मीर फाइल, सॉरी लेट मी जस्ट मेंशन कि विवेक अग्निहोत्री की बहुत सक्सेसफुल फिल्म कश्मीर फाइल्स थी। जैसे आपने बताया, पार्टी ने इस फिल्म को बहुत प्रमोट किया, यहाँ तक कि टिकटें RWAs
को भेजा गया फ्री में कि आप जाइए फिल्म देखिए। तो ये फिल्म को हिट बनाया गया, उसके बाद नेशनल अवार्ड भी दिया गया सो दैट सब एक नैरेटिव बन जाए। लेकिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो इजरायली जूरी मेंबर थे उन्होंने तो कह दिया कि सिनेमैटिकली दिस इज प्रोपेगेंडा। तो बाहर आप सबको आप ऑस्कर में भी जा रही है फिल्म, ऑस्कर पूरा नैरेटिव चलाया गया था, ऑस्कर जीत भी गई है, मतलब ये भी नैरेटिव हुआ था कि कश्मीर फाइल्स हैज वन द ऑस्कर। लेकिन ये सारा झूठ था, ये सारी बातें झूठ थी। एंड जो लोग सिनेमा के बारे में जानते हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, जो जूरी मेंबर्स हैं फिल्म फेस्टिवल्स के, वो नहीं देंगे ना विच अवार्ड हैज कश्मीर फाइल्स वन अब्रॉड। मैं जानना चाहती हूँ कि कश्मीर फाइल्स को कोई भी फिल्म फेस्टिवल बाहर अवार्ड दिया है? नहीं, ये हम ही लोग उनको इस फिल्म को प्रमोट करते थे। सो वेदर इट इज कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी या JNU या नाउ बंगाल फाइल्स, ये सारी फिल्में जो बनी हैं और वो सारी फिल्में जो हैं वो बीजेपी के द सेंट्रल गवर्नमेंट के आइडियोलॉजी को लेके बनी और उसको प्रमोट करने के लिए बनी है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब मैं ये पूछना चाहूंगी, हालांकि ऑफ कोर्स बंगाल फाइल्स इज नॉट बीन रिलीज्ड येट, लेकिन ट्रेलर देख के मुझे लगा कि डायरेक्ट एक्शन डे क्यों ले रहे हैं, क्यों उन्होंने ये पूरी फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में बनाया है? क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे वाज वो जिन्ना का कॉल था जब वो पार्टीशन मुस्लिम नेशन फॉर अ मुस्लिम नेशन जब वो एजिटेट करते थे। उनका एक फेमस स्पीच है जिन्ना का, जिसमें जो कि बॉम्बे में हुआ था एक्चुअली वो स्पीच, आई थिंक इट वाज इन बॉम्बे, मे बी हो सकता कहीं और हुआ, बट जिन्ना ने कहा कि अब जो नहीं हो रहा है, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा, इसलिए मैं डायरेक्ट एक्शन का कॉल देता हूँ। जिन्ना का ये हिस्टोरिकल एक स्पीच है, ठीक है। तो उसमें एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि डायरेक्ट एक्शन का क्या मतलब है आपका, तो ही सेड कि मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे कार्डर्स जो हैं वो समझ जाते हैं डायरेक्ट एक्शन क्या है। और ये स्पीच के जस्ट कुछ दिनों के बाद, 4-5 दिनों के बाद ही ये एक्शन हुआ था कलकत्ता में। अब ये पूरा जो जहाँ आई डोंट नो अबाउट द फिल्म, पता नहीं क्या है इस फिल्म में, लेकिन जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट डायरेक्ट एक्शन डे वाज कि कॉल जिन्ना ने दिया था, लेकिन हिंदू राइट विंग, हिंदू महासभा ने कहा कि हम भी तैयार हैं। और ये जो है, मुझे नहीं लगता कि बंगाल फाइल्स में ये कहानी होगी। हिंदू महासभा का क्या रोल रहा था डायरेक्ट एक्शन डे में, ये शायद ये फिल्म जो है नहीं दिखाएगी। हिंदू महासभा, और ये अकाउंट कहाँ है? कमल हासन के हे राम में। हे राम का सबसे जो थर्ड है फिल्म का, फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, वो डायरेक्ट एक्शन डे पे है। और डायरेक्ट एक्शन डे में जिस तरह से अतुल अग्निहोत्री, आई थिंक इज हिज नेम, दी हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाला जो है, हाँ। वो अतुल अग्निहोत्री है ना शायद उनका, वो कहते हैं कमल हासन को कि शिकार पर चलो, बिकॉज कमल हासन की वाइफ का डेथ हो गया है एंड शी वाज रेप्ड एंड किल्ड, एंड तो वो पागल सा हो रहा है। ये बाहर जब वो जाता है, देख रहा है कि हंगामा हो रहा है, उसका एनकाउंटर होता है ये हिंदू, आई कांट रिमेम्बर, श्रीराम अभ्यंकर नाम है उसका कैरेक्टर। जी श्रीराम अभ्यंकर। एंड आई थिंक अतुल कुलकर्णी है, मुझे लगता है अतुल कुलकर्णी। जी अतुल कुलकर्णी का ये किया है, ये अग्निहोत्री का नाम घूम रहा है ना हमारे दिमाग में as a prime person responsible for creating mayhem like this, you know। तो अतुल कुलकर्णी कमला हासन को कहते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, वो ये आस्क्स हिम, और वो बताते हैं कि he said, और तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ है, हमारी हिंदू बहनों और वगैरह बीवियों के साथ जो हुआ है, तुम क्या करोगे, हमें ज्वाइन करो वगैरह। And then he uses the word शिकार पर चलो। And if you look at historical records, जितने मुस्लिम डेथ्स हुए थे उससे कहीं ज्यादा
नहीं, जितने हिंदू डेथ्स हुए थे उससे कहीं ज्यादा मुसलमान मारे गए थे डायरेक्ट एक्शन डे में। जिन्ना का कॉल था, द मुस्लिम लीग कार्डर्स वर आउट इन द स्ट्रीट्स, हिंदू महासभा पीछे नहीं था, बल्कि हिंदू महासभा ने जो किया डायरेक्ट एक्शन डे में वो मुस्लिम लीग के कार्डर से कहीं ज्यादा था, ज्यादा नुकसान उन्होंने किया है। सो अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में जाएं तो आप जीडी खोसला की किताब आप पढ़ें, जैसे कि पार्टीशन पर, तो उनका एक पूरा चैप्टर है इस पे, अगर आप उसमें देखें तो जी, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। डायरेक्ट एक्शन ज्यादा लोगों ने नहीं लिखा है, लेकिन जिन्होंने लिखा है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं। सो आई वांट टू पुट, मैं चाहती हूँ कि हम ये बंगाल फाइल्स जो डायरेक्ट एक्शन डे पे है उसको हे राम के साथ हम जोड़ें और देखें कि आइडियोलॉजी क्या है दोनों में, दोनों फिल्मों की आइडियोलॉजी क्या है ना, और देखें कि जो बंगाल फिल्म में मुझे दिख रहा है वो क्लियरली सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए, कम्युनल फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए है, हेट्रेड फॉर मुस्लिम्स बढ़ाने के लिए है, जस्ट एज कश्मीर फाइल्स इज डन। सो कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, बंगाल व्हाटएवर इट इज फाइल्स, ये सारी फिल्में जो हैं they are propagating anti-Muslim feeling, there is no doubt about it। कश्मीर फाइल जब स्क्रीन हो रही थी तो थिएटर्स में लोग खड़े होके एंटी मुस्लिम स्लोगन्स कर रहे थे लोगों एंड वायलेंस कर रहे थे, पीट रहे थे, मतलब चेयर्स को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, तरह तरह की चीजें हुई हैं, है ना, कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग्स में। अब बंगाल, अब वो सोचते हैं कि बंगाल इज द सेम एज अब बंगाल में ममता बनर्जी को प्रूव करना कि वो एंटी हिंदू है, प्रो मुस्लिम है, आई डोंट थिंक कि उसमें वो इतने सक्सेसफुल हो पाएंगे। खैर देखते हैं क्या होता है, बिकॉज जी वो एक अलग मुद्दा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक बात कही। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक तौर पर लड़ते हुए आप मैदान में जब आप आते हैं तो आप राजनीतिक हथियारों से किसी को कैसे परास्त कर सकते हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन जब आप समाज में एक विभाजन करके, लोगों को बांट करके, धार्मिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर बांट करके समाज में एक नफरत का माहौल पैदा करके राजनीति करते हैं, जो कि इस समय हम देख रहे हैं कि सर्वत्र हो रहा है, और उसमें सिनेमा कहीं ना कहीं मददगार होता है, तब जरा जो है हमारा जैसे जो एक हम जैसे लोग हैं जो बात कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा इस पर बात करने की जरूरत महसूस होती है। अजय जी आपके पास आता हूँ, ये जो चीजें लगातार बढ़ रही, जी हाँ बोलिएगा जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीटिंग इट, आई जस्ट वांट, मैं सिर्फ एक प्रश्न उठाना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपने इसमें तो कोई कट्स नहीं बोले बंगाल फाइल्स में, आपने सेंसर भी नहीं किया पंजाब 95 क्यों अभी तक? मैं बिल्कुल, आपने जो बात कही है, दरअसल मैं उसी सवाल को लेकर अजय जी के पास जा रहा था कि सेंसर की, क्योंकि मैं सेंसर की भूमिका पर उनसे बात करने वाला था कि ये जो इस तरह का सिनेमा बन रहा है, और जो ट्रेलर हमने देखा है, ट्रेलर का जो रिस्पांस आया है, जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उस पर चर्चाएं हो रही हैं, उसको लेकर के जो एक तरह से आक्रामक भाषा में बातचीत हो रही है, और हम साफ साफ देख सकते हैं कि उसका झुकाव किस तरफ है, और लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा उसको व्यूज मिल चुके हैं एक हफ्ते के भीतर ही। तो ये जो चीजें हैं, और उसमें जो ट्रेलर में जो चीजें हमको दिखाई गई हैं, जहां से शुरुआत होती है कि बच्चा जो है उसका नाम तैमूर है, वहां से शुरू होती है ट्रेलर, और फिर जो है आगे आगे बढ़ता है मामला। तो सेंसर बोर्ड जो है जरा सी बातों पर जो है वो रिएक्ट करता है, बहुत सारी चीजों पर वो ऐसा दिखता है कि वो बहुत चिंतित है सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक विषयों को लेकर के, लेकिन इस तरह की जो नैरेटिव है उनको बनाने के लिए उसको खुली छूट दे देता है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी आपका सवाल सही है, और जिस ढंग की शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल वाजिब है। पंजाब 95 उसकी तो बात छोड़ें, धड़क 2 जैसी फिल्म में भी लोगों को आपत्ति जाती है। इन गलियों पे अविनाश की जो फिल्म तभी हमने देखा किस तरीके से सेंसर बोर्ड ने अटका दिया इसको। तो हम सभी कुछ चीजें तो स्पष्ट हैं जिनके बारे में हम बार बार बात जरूर करते हैं, और करते भी रहना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों के दिमाग में भी ये बात है कि सेंसर, सत्ता, दक्षिणपंथी सोच सब मिल करके कर क्या रहे हैं। बंगाल फाइल्स, ठीक है, इंटेंट क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है, और सबसे जरूरी मुद्दा वही होता है कि इंटेंट क्या है डायरेक्टर का। आप इस ट्रेलर को बंबई या दिल्ली में भी रिलीज कर सकते थे जहां कोई हंगामा नहीं होता,
लेकिन आप इसको टीएमसी के खिलाफ करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए, विवाद खड़ा करने के लिए कोलकाता ले जाते हैं। और कोलकाता में कितना बिल्कुल विरोध हुआ, कैसे हुआ, ये हम नहीं जानते। सोशल मीडिया के थ्रू इसको मुद्दा बना करके विवेक अग्निहोत्री माइलेज लेना चाहते हैं, जिसमें कुछ हद तक वे सफल रहे हैं, हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं वो, और उस प्रोपेगेंडा को फैलाना जानते हैं वो, मीडिया गिमिक करना जानते हैं वो सारी चीजें उनके पक्ष में हैं। लेकिन जैसा कि ट्रेलर देखने के बाद और उससे पहले भी मैंने कहा कि पुराना मुहावरा है, कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और मैं चाहता हूँ और ये मेरा विश होगा और शायद हो भी कि ये कांच की हांडी इस बार नहीं चढ़ पाएगी, ये फिल्म चलने को नहीं है। क्योंकि बार बार आप इस नैरेटिव को लेके जो चल रहे हैं ना कि मुसलमानों के खिलाफ जाना है आपको, मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव गढ़ना है आपको, और सत्तारूढ़ पार्टी की जो हिंदूवादी सोच है उसके समर्थन में ऑडियंस को खड़ा करना है। कश्मीर फाइल्स में भी खड़ा करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर फाइल्स बनने के बाद उसके जो फायदे हुए, वहां के लोग ये सवाल उठाते रहे हैं कि विवेक अग्निहोत्री ने फिर क्या किया हमारे लिए, इतने सारे पैसे कमा लिए, उन्होंने कोई चैरिटी खोली, उन्होंने कोई काम किया, इस तरह के भी सवाल आए हैं। बंगाल फाइल्स का अगेन जो डायरेक्ट एक्शन प्लान को लेकर के सोहरावर्दी और तमाम लोगों को लेकर के जो बातें उठ रही हैं, एक तो है कि हम इतिहास खंगालें, हम इतिहास की चर्चा करें, लेकिन उसकी प्रासंगिकता को भी देखना जरूरी है। क्या इस समय और क्या टीएमसी के कार्यकर्ता, क्या ममता बनर्जी जो उस समय हुआ उसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या आज के कांग्रेस पार्टी या दूसरे ऐसे लोग जो हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के विचारों से सहमत नहीं है, वो लोग जिम्मेदार हैं? क्या उनको आप कटघरे में इसके बहाने खड़ा करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये सब कुछ छिपा के रखा गया? भाई, कोई इतिहास में कुछ भी छिपा कर नहीं रखा गया है। कौन ऐसा है जो इसको लॉकर में बंद करके और इस हकीकत को बंद कर दिया था? आपने पढ़ा नहीं था, देश ने पढ़ा नहीं है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनकी अज्ञानता को आप छिपाने की बात कह देंगे। जब जो मर्जी होगी उस तरीके से तथ्यों की व्याख्या कर देंगे आप, और फिर चाहेंगे कि लोग आपके समर्थन में आ जाए, भीड़ आपके समर्थन में आ जाए। भीड़ आपके समर्थन में आ भी जा रहा है, ये तकलीफ की बात है। कुछ दर्शक इस मुगालते में रहते हैं। जैसे मैंने जब ये टिप्पणी की थी काश की हांडी वाला, तो इतने लोगों ने मुझे ट्रोल किया और क्या क्या गालियां तो खैर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, गालियां देना और कुछ भी उल जलूल बोलना, असंवैधानिक बातें बोलना। और मजेदार ये है कि अगर उनकी रिपोर्ट करो तो फेसबुक भी कहता है कि हमको कम्युनिटी उसमें ये इसके खिलाफ नहीं दिख रहा है, ये ठीक है, जायज है, हम इसको नहीं हटाएंगे। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं सब मिला जुला सब खेल चल रहा है। इस खेल को अगर आप नहीं समझेंगे तो थोड़ी मुश्किल रहेगी। रही बात फिल्म इंडस्ट्री, सेंसर बोर्ड के बारे में हमने बात की। सेंसर बोर्ड बहुत मनमाने तरीके से, और जो भी दक्षिण पंथी सोच की फिल्म है, सत्ता समर्थित विचारों की जो फिल्म है, उसको आंख मूंद कर प्रमाण पत्र देता है रिलीज करने के लिए। कहीं कहीं यू भी देता है, कभी कभी यूए देता है, उसको ए तो नहीं जी मिलता है। हाँ, और ये फिल्म जाती है सबके पास, और फिल्म रिलीज होते ही आप देखिएगा द बंगाल फाइल्स को कई सारे राज्य तैयार बैठे होंगे, या हो सकता है कि उनका लेटर बन चुका हो कि इसका टैक्स माफ किया जाता है, एंटरटेनमेंट टैक्स फ्री कर दिया जाएगा ताकि लोग देख सकें। ज्यादा विवाद हुआ तो बिहार का इलेक्शन है ही अभी, मोदी जी और तमाम उनके गुर्गे इसके समर्थन में खड़े हो सकते हैं। वो इकोसिस्टम की बात करने लगेंगे, कैसे पूरा इकोसिस्टम इसके खिलाफ काम कर रहा है। और विवेक अग्निहोत्री का इंटेंट तो हम बहुत पहले सही कहा ईरा मैम ने कि उन्होंने जाहिर कर दिया था बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, उसके पहले वो कितने साधारण और घटिया में बना रहे थे वो भी हम जानते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो विस्थापन है उनका, जो वैचारिक विस्थापन है, आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो वामपंथी सोच के व्यक्ति हुआ करते थे। उन्होंने इस पूरी तरकीब को एक टूल्स की तरह इस्तेमाल किया है। और माफ करें, ऐसे कुछ फिल्म मेकर हैं जो
धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सच्चाई को भी टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर उनको खरोंच है तो अंदर से वो अभी भी दक्षिणपंथी हैं, लेकिन वो दिखाते हैं कि हम तो वामपंथी हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो कुछ लोग वहां भी हैं ऐसे करने वाले, और जो वाहवाही लूट ले जाते हैं। तो वैसे ही ये अंदर से जो वाम था वो ऐसा दक्षिण हुआ है, और कहते हैं ना कि वामपंथी जो भ्रष्ट होता है ना, तो वो उसको भगवान का भी डर नहीं होता है। फिर वो एक दक्षिणपंथी भ्रष्ट होगा तो उसको भगवान का डर होता है, लेकिन इनको भगवान का भी डर नहीं है जो इनके भगवान होते हैं। तो ये किसी भी सीमा तक जा सकता है, वो दिख रहा है। बेंगाल फाइल्स के ट्रेलर में दिखा है, आपने जैसे संवादों की बात की उसमें दिखा है, पूरे इंटेंट में दिखा है। अभी तो देखिए और क्या क्या ये जलवे दिखाते हैं रिलीज के पहले। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म नहीं चलने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि यह फिल्म नहीं चले, जैसे कि उदयपुर फाइल्स नहीं चली। जी ठीक है, आपकी चाहत जो है क्या रंग लाएगी हम देखेंगे आने वाले समय। कह रहे हैं जो ईरा जी और शिवा जी ने भी कही, कुल मिला करके जिस तरह से चीजें बदल रही हैं या बदली जा रही हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एनसीईआरटी की किताबों में एक स्पेशल मॉड्यूल जो है उसमें ऐसा कर दिया है, उसमें कुछ इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि सब पार्टीशन के लिए सिर्फ 3 लोग जिम्मेदार थे, जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन। उसमें खास तौर से जब हम कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो उस वक्त नेहरू का जिक्र आ जाता है। और ये संयोग की बात है कि जब ये सब चीजें हो रही थी उसी दौरान पार्लियामेंट में बहस चल रही थी, और पार्लियामेंट में बहस में जाहिर बात है हर चीज के लिए जब भी कभी कोई पुरानी बात आती है, जैसे सिंधु जल समझौता है या कोई अभी पुरानी बात आती है 40 से लेकर के 60 70 तक की, तो कांग्रेस के नेताओं खासतौर से जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर ब्लेम डाला जाता है। फरीद साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ जी, जो ये नया ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि अजय जी बता रहे थे अभी अपनी टिप्पणी में, एक पटकथा लेखक के तौर पर आप कहाँ देखते हैं इस तरह की कहानियों का भविष्य, इस तरह की जो एक कहना चाहिए कोशिश है फिल्म इंडस्ट्री में जो हो रही है, या ओटीटी पर भी हम कह सकते हैं, ओटीटी पर भी हो रही है। ओटीटी पर हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जो वैकल्पिक किस्म का नैरेटिव है उसको थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है ओटीटी पर, चाहे हम देखें जैसे कि हमने देखी है कुछ सीरीज देखी है या फिल्में देखी हैं जिनमें इस तरह की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है, और आप इस तरह की जो टेंडेंसी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार सबको। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी फिल्में नहीं बनाना चाहता है, और बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इस तरह की फिल्मों को पसंद भी नहीं करता है, वो सहमत भी नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको बहुत, चूंकि ये कमर्शियल सेटअप है, कमर्शियल इंडस्ट्री है, उसको हर किसी से मुनाफा कमाना होता है, इसलिए भी उसको, और वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेडिशन है सेकुलरिज्म का, ट्रेडिशन है एक सोशलिस्ट अप्रोच का, वो इसलिए जो पॉपुलर चीजें हैं वो इसको बिल्कुल भी बाय नहीं करता है, बिल्कुल भी वो इसको इंटरटेन नहीं करता है। हाँ, कुछ लोग हैं, जब तक ये सरकार रहेगी वो कुछ लोग इस तरह की फिल्में बनाते रहेंगे, ये बात सच है। क्योंकि सरकार को, अब आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री और सरकार में मतभेद कहाँ हो रहा है। ये जो प्रोपेगेंडा टाइप की फिल्में हैं वो स्वाधीनता आंदोलन के खिलाफ भी जाती हैं, बहुत ही सटल तरीके से आप देखेंगे तो। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री स्वाधीनता आंदोलन के साथ रही है, और उसके अपने लिमिटेशन में उसने हमेशा स्वाधीनता आंदोलन का साथ ही दिया है, बल्कि अंग्रेजों का साथ नहीं दिया है। जैसे कि आप ताशकंद फाइल देखे, कश्मीर फाइल देख रहे हैं और बंगाल फाइल देखें। जैसे कि पारक जी ने अपनी एक किताब में साझा संस्कृति, सांप्रदायिक आतंकवाद और हिंदी सिनेमा में केसरी का जिक्र किया है। केसरी में आप देखें कि वो ब्रिटिश अंग्रेजों की सेना है जिसमें भारतीय हैं, जो अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, और अफगानिस्तान उस वक्त ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था। इसमें एक सटल है कि स्वाधीनता आंदोलन हमें
ब्रिटेन से आजादी चाहिए थी और वही आजादी की लड़ाई अफगानिस्तान भी लड़ रहा था, लेकिन फिल्म उसको खलनायक की तरह दिखाकर ये बताना चाहता है कि ब्रिटेन के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे वो खलनायक थे। तो अब बंगाल फाइल में वो केवल मुसलमानों के खिलाफ हेट्रेड नहीं होगा, उसमें वो स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ गांधी के विरोध में भी होगा, क्योंकि ये नोआ खाली के रेफरेंस में बन रहा है। ये फिल्म बन रही है, नोआ खाली का जिक्र होगा इसमें बंगाल होगा, इसमें गांधी जी, ट्रेलर में गांधी जी सर पीट रहे हैं, कुछ इस तरह का भी एक विजुअल है उसमें। कश्मीर फाइल में कांग्रेस प्लस मुस्लिम को उन्होंने टारगेट किया है। ताशकंद फाइल में कम्युनिस्ट प्लस मुस्लिम को टारगेट किया है, और वो इतनी लूज फैक्चुअली इतनी गलत और खराब फिल्म है कि वो केवल अपने आइडियोलॉजी पर रहती है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री इस तरह के ट्रेडिशनली इस तरह के आइडियोलॉजी को कभी भी उसने इंटरटेन नहीं किया है कि वो इतिहास के नाम पर फैक्ट न दिखाकर ओपिनियन दिखाता है, जबकि प्रोपेगेंडा फिल्में हमेशा इतिहास के नाम पे हमारी जो धारणा है, हमारा जो गलत धारणा है, उनको ही पुष्ट करने के लिए अपनी मेहनत करता है। और इसमें इस वक्त विवेक अग्निहोत्री काफी कामयाब माने जा रहे हैं। हालांकि बंगाल फाइल का मेरा ऐसा मानना है कि ये फ्लॉप होगी। काठ की हांडी, जैसा कि अजय जी ने कहा, बार बार नहीं चढ़ती है, ये बात सच है जी। जी अमिताभ जी। हो गए। मेरा ख्याल है पारक साहब शुरू करें। नहीं, पर अमिताभ भाई तो इनका कुछ, हाँ उनका इसका आप शुरू कर दीजिए सर। अमिताभ जी कुछ बोलना है आपको? पारक साहब, आप जो कुछ अभी तक कहा गया है, हाँ। शिवाजी से लेकर के फरीद खान साहब तक, मैं चाहूंगा आप इसमें जो है इसके तमाम जो पहलू हैं, इतिहास की बात है, समाज की बात है और सिनेमा की बात है, और ये भी कि हाँ ये चलेगी नहीं चलेगी, इसकी खास टाइमिंग की बात है, इन तमाम चीजों को लेते हुए आप इस पूरे मसले पर क्या कहना चाहेंगे? जो प्रोपेगेंडा सिनेमा का उभार हम देख रहे हैं लगातार बढ़ता हुआ, और पब्लिक के बीच में एक खास तरह का एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है सिनेमा के जरिए, और कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि हाँ एक लिमिटेड ही सही लेकिन एक एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, और एक फिल्म मेकर जो है वो एक अलग तरह से एस्टेब्लिश हो रहा है, जैसे विवेक अग्निहोत्री की बात कही गई। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी को नमस्कार। देखिए, कुछ बातें तो ऐसी है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, और निश्चित रूप से ये भी आरएसएस बीजेपी के लिए बनाई गई प्रोपेगेंडा फिल्म है, उनकी आइडियोलॉजी को प्रचारित करने के लिए, और उनकी आइडियोलॉजी क्या है उसे यहाँ पर दोहराने की जरूरत नहीं। और ये जरूर कहा जा सकता है कि इन 11 सालों में उनका साहस बहुत बढ़ गया है, उनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, और वो ऐसे नैरेटिव लेके आ रहे हैं, ऐसी कहानियां लेके आ रहे हैं जिसमें कुछ भी छुपाने को नहीं है। उनकी जो सांप्रदायिक फांसीवादी विचारधारा है वो बहुत खुलकर सामने आ रही है। वो कश्मीर फाइल्स में भी आई थी, और अब आगे बढ़ते हुए हम इसमें भी देख सकते हैं। ट्रेलर से ही पता लग जाता है कि उनके इरादे क्या हैं। वो पूरे एक कम्युनिटी को खलनायक बनाकर पेश करने की जो उनकी समझ है या जो वो प्रचार करना चाहते हैं, वो इसमें भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ये फिल्म बनाई गई है, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जिस पर इराजी ने भी काफी रोशनी डाली है, कुछ बातें कहना चाहूँगा, एक दो बातें। और
नंबर एक तो ये सही है कि जब डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी जिन्ना ने, तब डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं के विरुद्ध डायरेक्ट एक्शन, या ये नहीं था कि मुसलमान अब निकल जाओ और हिंदुओं को मारो, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट एक्शन का मतलब डायरेक्ट एक्शन की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। राजनीतिक पृष्ठभूमि यह है कि 1945 तक अंग्रेज जो है मुस्लिम लीग की शर्तों को आमतौर पर मान लेते थे। जैसे कि कश्मीर शिमला में एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये इन्होंने शर्त रखी थी मुस्लिम लीग ने कि ये तय हुआ था कि जो अंतरिम सरकार बनेगी उसमें 4-4 प्रतिनिधि दोनों के होंगे, कांग्रेस के भी और मुस्लिम लीग के भी। तो उस समय मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो जाहिर है कि उन 4 में एक मौलाना आजाद भी होते, लेकिन मुस्लिम लीग ने ऐतराज किया कि नहीं, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हम ही करेंगे, और नतीजा यह हुआ कि वो समझौता नहीं हो सका। उसके बाद में 46 तक आते आते ये जो उनकी ताकत थी अंग्रेजों को अपने बात मनवाने की, मुस्लिम लीग की, जिन्ना की, वो शायद उतनी नहीं रही, और नतीजा ये हुआ कि एक तरह से कहना चाहिए कि मुस्लिम लीग की बात मानी नहीं गई और सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को, अंतरिम सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित किया गया। इस पर जिन्ना ने जो है इसके विरुद्ध डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया था। डायरेक्ट एक्शन का मतलब है कि एक तरह से सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना। हाँ, कलकत्ता में क्यों हुआ ये इतना बड़ा दंगा? कलकत्ता में इसलिए बहुत बड़ा दंगा हुआ क्योंकि वहां मुस्लिम लीग की सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग की थी, सोहरावर्दी जो है उसके नेता थे, और इसलिए वहां पर यह हुआ। लेकिन ईरा भास्कर का ये कहना, ईरा जी का ये कहना बिल्कुल सही है कि केवल ऐसा नहीं है कि एक तरफा झगड़ा हुआ हो, एक तरफा दंगा हुआ हो, नहीं। थोड़े समय बाद ही हिंदू महासभा भी वहां बहुत सक्रिय हो गई और दोनों तरफ से ये मतलब दंगा ही था, वो नरसंहार नहीं था। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में जो बिहार में हुआ वो उससे भी भयानक था, और बिहार में जो मारे गए, ऐसा ऐतिहासिक तथ्य यही है कि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान मारे गए। यह जरूर है कि कलकत्ता में और नोआखली में जो मारे गए उसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन दंगों को इस तरह से देखना उचित नहीं है, क्योंकि मारे हमेशा गरीब जाते हैं और वे लोग मारे जाते हैं जो अपनी रक्षा कुछ नहीं कर सकते, और जो मारते हैं वो वास्तव में लंपट होते हैं, चाहे वो हिंदू हो और मुसलमान हो। इस पृष्ठभूमि में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस समय 45 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो करीबन 25 लाख भारतीय सैनिक जो है अपने घरों को लौटे थे, जिन्हें टेम्परेरी सेना में शामिल किया गया था, और उनको ये छूट भी दी गई थी कि वो अपने हथियार रख सकें, और उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे, और वही जो है इस्तेमाल किए गए दंगों में, वे लोग इस्तेमाल किए गए हिंदुओं की तरफ से भी, मतलब हिंदू महासभा की तरफ से भी और मुस्लिम लीग की तरफ से। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 4 साल पे जो अग्निवीर तैयार किए गए हैं, ये किसी भी सिविल वार के समय बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। इजराइल ठीक यही करता है, वहां सेना का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ऐसे सैनिकों का होता है जो परमानेंट सेना में नहीं होते, लेकिन जिन्हें सैनिकों की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनका इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं गजरा में 60,000 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी गई, भूखा मारा जा रहा है। मैं ये सब इसलिए इन सब बातों को कह रहा हूँ कि ये फिल्में जो है, ये फिल्में नहीं है, मगर ये उस बड़े जो राजनीतिक एजेंडा है जो आगे लगातार वो बढ़ाते जा रहे हैं, उस एजेंडा
के प्रचार का एक माध्यम है। अभी वो कलकत्ता पर उनके बंगाल पर इसलिए ध्यान है क्योंकि बंगाल जीतना उनको लगता है कि ये बहुत जरूरी है, और बंगाल जीतने के लिए जो भी किया जा सकता है क्या मतलब आप ये जो माइग्रेंट है उनका मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, ये तो हमारे गुरुग्राम तक पहुंच चुका है, और वहाँ करीब 40-50 हजार बंगाली जो काम करते थे उन्हें भगा दिया गया है, उनको परेशान किया गया। मेरे कहने का मतलब है कि फिल्में आइसोलेशन में नहीं बनती है, राजनीति का जो पूरा जाल है उस जाल के एक हिस्से के तौर पर ये बनती है और इसी रूप में होता है। और इसमें जो सबसे खतरनाक खेल होता है वो यह है कि लोगों को अगर अपने इतिहास की सही जानकारी नहीं है तो उनको झूठ परोस कर किसी भी दिशा में हंका जा सकता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं है, तो उनको झूठ परोस कर किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। और मेरे ख्याल में सिनेमा यही काम कर रहा है इस समय, एक तरह का सिनेमा ये काम करने की कोशिश कर रहा है। शिबा जी, आपके पास आता हूँ वापस। एक बात मैं दूं, शिबा जी के पास चले जाएंगे। जी। एक तो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि ये सही है कि इनमें से ज्यादातर फिल्में नहीं चल रही है, कुछ ही फिल्में जो है सफल हो रही है, लेकिन मैं इस रूप में इसे नहीं देखता। ये फिल्में जो है टुकड़ों टुकड़ों में रील की तरह स्कूलों में, कॉलेजों में, मोहल्लों में दिखाई जाती है, और खास तरह का मतलब पूरी फिल्म नहीं दिखाई जाती है, फिल्म के कुछ हिस्से दिखाए जाते हैं। तो इस तरह से ये सचमुच के प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं वो जी, पूरी फिल्म नहीं बल्कि फिल्म के हिस्से के तौर पर। बिल्कुल, ये चिंता तो है। शिबा जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, जहां पारक साहब ने खत्म किया है वो जो एक उन्होंने बताया कि किस तरह से ये प्रोपेगेंडा का एक पूरा एक तंत्र जो है वो काम करता है, ऐसी फिल्में चले ना चले लेकिन उनको प्रचारित प्रसारित करने में और उनके जरिए एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने में, क्या कहेंगे आप? अभी कुछ 6-7 साल पहले भोजपुरी की एक फिल्म का एक छोटा सा क्लिप बंगाल के हवाले से वो किया गया, वायरल किया गया था जब बंगाल में चुनाव थे, और ये कहा जा रहा था कि वो क्लिप था कि एक विलेन है जो महिला की साड़ी खींच रहा है, और वो साड़ी खींचते हुए वो हिंदू महिला दिख रही थी और साड़ी खींचते हुए विलन था। विलन खास तरह के कपड़ों में नहीं था, लेकिन ये बताया गया कि देखो बंगाल में ये हो रहा है, और बाद में डिबंक हुआ वो कि वो एक भोजपुरी फिल्म का शॉट था जिसको इस्तेमाल किया गया था, और वो वीडियोग्राफ था, स्टिल था। तो जो बात कही है पारक साहब ने वो बहुत ज़रूरी बात है कि ये फिल्में पूरी तरह से नहीं देखनी पड़ेंगी, ना दिखानी पड़ेंगी, लेकिन इनकी जो क्लिप चलेगी उससे जो असर होगा, और देखिए जनमानस चाहे वो किसी भी स्तर का हो, कभी शिक्षा मिली हो ना मिली हो, इतिहास पर तो सबका अधिकार है ना, सबका इतिहास है। तो ये जो इतिहास पर सबका अधिकार है उसमें जो उसका दिमाग उस सही इतिहास से जो खाली है उसको वो कचरा इतिहास से भरने का जो काम है वही तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने किया है। इतिहास में जाकर के एक झूठा गौरव देना और झूठी पीड़ा देना, ये दोनों काम किए गए हैं कि थे तो हम बहुत गौरवशाली, लेकिन हमें पीड़ा दी विदेशी लोगों ने, हमें पीड़ा दी जो देश के अंदर छुपे हुए विदेशी मानसिकता के लोग हैं। तो ये बात जरूरी है समझने की कि आज के दौर में मोदी साहब की जो राजनीति है उसमें चुनाव जीतने के जो हथकंडे हैं उसमें ये सबसे छोटा हो सकता है, क्योंकि वो महंगे हथकंडे जो हैं, जो अभी एसआईआर से भी लागू, एसआईआर से हमें पता चल रहा है, फिर वोट चोरी का जो हमें पता चला है, दक्षिण में उन्होंने वोट चोरी की, महाराष्ट्र में उन्होंने वोट चोरी की, तो वोट चोरी का जो कार्यक्रम है उनका, जीत तो वहां से भी आएगी। खुद उनकी अपनी सीट जो है वो सवालों के घेरे में है, किस तरह वो जीते हैं। 7 राउंड हारते रहे, फिर डाउन हो गया, वेबसाइट डाउन हो गई और फिर अचानक वो जीत गए। तो उसमें उस सब के बीच में जब वो इन हथकंडों से जीत जाएं और जब आप जैसे पत्रकार सवाल उठाएं तो आपके सवालों को पोछा मार के दूर करने का काम ये वाला माहौल करता है जो इन क्लिप्स से बनाया जाएगा। तो क्लिप्स का जो है ये सेकेंडरी एक रोल रहेगा,
लेकिन क्लिप्स ये महसूस कराएगी कि माहौल तो था, लोग तो समझ रहे थे, लोग तो चाह रहे थे, लोग तो ममता बनर्जी के विरोध में थे। ये जो सॉफ्ट पावर है रील का, उस सॉफ्ट पावर को ये इवोक करके उस माहौल को तैयार किया जाता है कि चाहे किसी भी तरह से हथकंडे से जीते, जब जीत जाएं तो ये माहौल सामने आकर के उसकी रक्षा करेगा, उस जीत की रक्षा करेगा। ये जरूरी है। और ये देखिए कि कंज्यूम सब करते हैं, लेकिन इसमें जो डायरेक्ट एक्शन मोड में आते हैं वो समाज के सबसे निचले तबके के वो लोग जो कभी कांवड़ में इस्तेमाल होंगे, कभी किसी मस्जिद के आगे डीजे बजाने में इस्तेमाल होंगे, वही लोग इसमें आते हैं। ये एक पूरी उनका करियर ही यही बता के रखा गया है। उनके अंदर कोई क्वालिफिकेशन तो डाला नहीं गया कि वो अपने हक का रोजगार मांग सकें। तो जो रोजगार मांगने का हक नहीं रखते हैं, क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, किसी भी कोई स्किल सेट नहीं है, कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, उनको कैसे एंगेज रखा जाए कि वो पलट के हमारे ही सीने पे ना खड़े हो जाएं और अपना कोई हक मांग लें। तो हक ना मांगे, इसके लिए वो जरूरी है कि इसको एंगेज रखा जाए। तो ये बहुत लो लेवल का जो एक उन्होंने हिप्नोटाइज्ड और अपने लिए आकांक्षा रहित यूथ जो बनाया है, वो है जो मोदी जी की आकांक्षाओं के लिए चारा है, ये उसके काम का है। जी बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही है, आपने वोट जी छोटी सी बात और देखिए, कश्मीर फाइल्स हो या और भी हो, कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में कभी ये नहीं बताती कि उसी दौर में जब कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हो रहे थे, वही जुल्म करता जो कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म कर रहे थे, उससे ज्यादा जुल्म वहां के राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ कर रहे थे। उसी दौर में राष्ट्रवादी मुसलमान कश्मीर का ज्यादा तादाद में मरा जो कश्मीरी पंडितों से, क्योंकि उनको पलायन का एक मौका मिला था, इन लोगों को पलायन का मौका नहीं मिला था। और ये समझ भी नहीं रहे थे कि होगा। लेकिन कोई भी जो कश्मीरी पंडितों के दुख की बात करता, उसी समय बाकी के कश्मीर की बात नहीं करता है। ये एक बहुत ही अजीब पहलू है इस पूरी बात का। और ये फिर दर्शाता है कि अगर दूसरे पक्ष को मौका मिलेगा तो क्या वो उतना ही आत्म केंद्रित और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला समाज बनेगा। तो हम सभी अपनी अपनी फॉल्ट लाइंस को गले से लगा करके, अपनी अपनी कमजोरियों को, अपने छोटेपन को गले से लगा करके अपना हक मांगने की कोशिश करते हैं। वो जो बड़प्पन होना चाहिए इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का, वो नहीं है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और आपने वोट चोरी का जिक्र किया। मुझे क्या कहूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने अभी पिछले दिनों कुछ बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण को जो है माखन चोर ना कहा जाए। तो ये उन्होंने एक नया नैरेटिव छेड़ दिया है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि कल को जो फिल्में बने, क्योंकि फिल्मों में कृष्ण की लीलाओं को दिखाया जाता रहा है और उस पर बड़े सुंदर सुंदर गीत लिखे गए हैं। बहुत मतलब फिल्मों में तो लिखे, जो दिखाया गया, साहित्य में हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर उसको लेकर कथाएं हैं। हमारे धार्मिक शास्त्रों में हिंदुओं के उसमें बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे बातें हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि साहब ये माखन चोर, मतलब भगवान को इस तरह से पोर्ट्रे करना वो गलत है और वो चाहेंगे कि इसको जो है इस तरह से न दिखाया जाए। तो आगे हो सकता है कल को कोई ऐसा सिनेमा भी बन जाए जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में जो है माखन चुराने वाली बात नहीं। ईरा जी, आपके पास आता हूँ, अंतिम हिस्से में है हम लोग अपने कार्यक्रम के। बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बातें शीबा जी ने कही हैं उसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे कि ये जो चीज, जो ये जो नैरेटिव बन रहा है, और खासतौर से चूंकि ये जो नई पीढ़ी है उसको प्रभावित कर रहा है एक स्तर पर हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में इसका विरोध भी हो रहा है, दोनों तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। लेकिन चूंकि जैसे अजय जी ने भी कहा कि नहीं, ये एक विवेक अग्निहोत्री एक लेवल पर सफल भी हुए हैं, क्योंकि उनकी जो बात है उसको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक लेवल पर एक वर्ग है जो कि उसको क्रेडिबिलिटी भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक नैरेटिव्स की लड़ाई चल रही है, और आप इस लड़ाई को किस तरह से देखती हैं? हाँ बिल्कुल, शीबा जी ने जो कहा है कि उस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि बड़प्पन की तो बात बहुत दूर की बात है। ये लोग तो शैतानी मानसिकता वाले हैं, ये शैतान है, दे आर गैंगस्टर्स एक्चुअली। और ये शैतानी मानसिकता जो है उसको फैला रहे हैं, एंड नॉट सिर्फ रील्स की नहीं, थ्रू म्यूजिक ऑल्सो। गीतों की तरह की चीजें हो रही हैं जो बोल रहा है। एंड आपने सही कहा कि सोशल मीडिया पे क्लैश है, एक्चुअली आइडियोलॉजीज का क्लैश हो रहा है। तो जिस तरह से विवेक अग्निहोत्री को सपोर्ट मिलता है, आई थिंक जो ऑपोजिट व्यू है, जो उनके खिलाफ है, उसका भी काफी प्रचार हो रहा है। ऐसी बात नहीं, थैंक गॉड की सोशल मीडिया है।
और यूट्यूब में ऐसे चैनल्स हैं जिसमें हम न्यूज हमें और मतलब विपक्ष की न्यूज हमें मिल रही है। नहीं तो मेन स्ट्रीम में तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो चाहे वो SIR हो, चाहे वो वोट चोरी के का जो नैरेटिव है जो फैला हुआ है, उसके बारे में तो हमें पता ही नहीं चलेगा मेन स्ट्रीम मीडिया से, है वो तो सोशल मीडिया से ही आ रहा है। और ये धीरे धीरे सुधेरे एक संघर्ष है दोनों नैरेटिव्स में, और ये देखना होगा कि कौन सा नैरेटिव जो है और किस तरह से, और सिर्फ नैरेटिव का नहीं, लीडरशिप का भी क्लैश है ना। तो अब इतने सालों से राहुल गांधी को बहुत कुछ तरह तरह के नामों से बुलाया गया है, आज तो वो नाम उनके लिए नहीं यूज किया जाता है ना, क्योंकि सब लोग समझ गए हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी कि हम तो मेन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, और उसके खिलाफ जो नैरेटिव्स चल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। फिल्मों में कौन सी फिल्में ऐसी हैं जो इसको चैलेंज करती हैं? क्योंकि अक्सर मेन स्ट्रीम में, चाहे वो छावा हो, चाहे तानाजी हो, चाहे केसरी हो, चाहे कोई भी फिल्में जो बनी है भी फिलहाल, और विवेक अग्निहोत्री तो खैर कैटेगरी बाय हिमसेल्फ, इन फिल्मों को हम देखें तो दे हैव बीन सक्सेसफुल। ये नैरेटिव, मेन स्ट्रीम मेजॉरिटेरियन आइडियोलॉजी, मुस्लिम हेटिंग नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए बहुत सक्सेसफुल हुए हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स। फिल्में सक्सेसफुल नहीं हुई तो रील्स चले हैं वगैरह वगैरह, जो बातें हम कर चुके हैं। मैं यहाँ पे एक और बात जोड़ना चाहूंगी, वो ये कि इंडिपेंडेंट सिनेमा में भी फिल्में बन रही हैं, और मेरा फेवरेट एग्जांपल एक्चुअली है नकाश, 2019 की फिल्म है। बहुत ही सुंदर फिल्म है, हार्ट ब्रेकिंग फिल्म है। उसमें सीधे दिखाया गया है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। और बनारस जैसे शहर में, जो कि हिंदू क्लेम करते हैं शिव की नगरी है, ये है वो है, हिंदुओं का शहर है, इट इज इक्वली अ सिटी ऑफ मुस्लिम्स। मेरी माँ बनारस की है, मैं बचपन में बहुत रही हूँ वहाँ, और मैं समझती हूँ, जानती हूँ, और चाहे वो वीवर्स हो, चाहे वो नकाश हो, चाहे कोई भी हो, जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं, जो मुस्लिम क्राफ्ट्समैन हैं, उन बहुत बड़े तादाद में है वो, बड़ी संख्या में है, और उनसे हम लोगों का ट्रेडिशनल नाता बहुत बढ़िया रहा है, संबंध बहुत अच्छा रहा है। एंड बनारस जैसे शहर में उन्होंने एक सेक्युलर माहौल, धर्मनिरपेक्ष माहौल बना के रखा है दोनों साइड से, और वही माहौल जो है अब खराब हो चुका है। अब एक तरफ ज्ञान व्यापी चल रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों को मारा जा रहा है वगैरह। तो आप ये फिल्म भी देखिए। 3 फिल्मों का मैं जिक्र करूंगी जो बनारस में सेट है। एक तो ये है, दूसरी फिल्म है मुल्क, एंड एक 2000 की फिल्म है जो जिसका नाम था धर्म। बहुत अच्छी फिल्म है। मुल्क तो फिर भी थोड़ा इनकी तरफ है, लेकिन धर्म और नक्काश, all three films are set in बनारस। तो मैं ये कहूंगी कि बनारस को लेके जो मानसिकता है, फिलहाल मेजॉरिटेरियन हिंदू आइडियोलॉजी का, उसको ये चैलेंज करता है। एंड आई थिंक जो फिल्म मेकर हैं जिन्होंने नक्काश बनाया, उनकी 3 फिल्में हैं बनारस में सेट, तीनों बहुत बढ़िया फिल्म है। ऑफ कोर्स नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये रिलीज नहीं होती, बट OTT पे है, यूट्यूब पे, नक्काश तो यूट्यूब पे है। तो इसको और हम लोगों को इन फिल्मों को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए आई थिंक। तो मैं ये कहूंगी कि फिल्म और फरीद जी ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन स्ट्रगल तो हर लेवल पे है, आइडियोलॉजी के लेवल पे है, नैरेटिव के लेवल पे है, फिल्म मेकिंग के लेवल पे है, और हर तरह से पॉलिटिकल लेवल पे है, हर तरह से स्ट्रगल तो है, और ये स्ट्रगल को हमको जारी रखना पड़ेगा। और आई थिंक नाउ मोदी जी एंड कंपनी आर बिगिनिंग टू रियलाइज कि ये इतना ज्यादा लोगों के आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, एंड ये आई थिंक टाइम आ गया है। बहुत गंभीर आपने बात कही है रजी, और मेरे ख्याल में चूंकि हम अपने कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम हिस्से में हैं, और मैं इसी मोड़ पर आज की चर्चा को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि
जो कुल मिला करके इस तरह का एक खास तरह का सिनेमा बन पाया जा रहा है सरकारी प्रोत्साहन से, और उसको कुछ लोग, हालांकि फरीद जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा जो है वो इस तरह के सिनेमा से खुद को अलग रख रहा है, क्योंकि उसके मंतव्य जो है वो कॉमर्शियल भी है और उसकी अपनी एक लेगेसी भी है हिंदी सिनेमा की। तो इन दोनों चीजों का संतुलन रखते हुए बहुत सारे बड़े बड़े फिल्मकार जो है इससे दूर रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक खास तरह का सिनेमा जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है, सरकार की तरफ से बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में जनता की जो है जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और खासतौर से जो वैकल्पिक मीडिया के मंच है, जैसे हम जिस मंच से बात कर रहे हैं, वहां पर ये बात ज्यादा अहम हो जाती है उनके लिए कि वो इस तरह के नैरेटिव्स को, इस तरह के जो एक आख्यान चल रहे हैं जनता को प्रभावित करने वाले, गलत तरीके से समाज में एक संदेश देने वाले, उनका कहीं ना कहीं विश्लेषण करके लोगों तक सही चित्रण पेश करने की कोशिश करें। आपस में ऐसा ना हो कि सिनेमा जो है वो लोगों के बीच में नकारात्मकता फैलाने का माध्यम बने। आप सबका इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी धन्यवाद कि बहुत सब्र के साथ उन्होंने देखा सुना। फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।